नमस्कार। बहुत से लोग जिनको डिप्रेशन होता है या किसी ना किसी तरह से जब वो डिप्रेशन के सिम्टम से पीड़ित होते हैं तो वो योगा पर बहुत निर्भर होते हैं और उम्मीद होती है बहुत कि योगा का असर डिप्रेशन के सिम्टम्स पर ज़रूर आएगा और डिप्रेशन को दूर करने में शायद योगा जो है वो हेल्पफुल होगा। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आप जाएंगे तो बहुत से ऐसे लिंक्स, बहुत से ऐसे वीडियोस, कंटेंट ऐसा मिलेगा जिसमें बताया होगा कि कौन से आसन, कौन से प्राणायाम करने से योगा का असर जो है वो डिप्रेशन पर आ सकता है, डिप्रेशन को दूर कर सकता है। योगा कैसे डिप्रेशन के सारे लक्षण खत्म कर देगा, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में सारे लक्षण दूर हो जाएंगे। न जाने कितने कितने क्लेम्स किए जाते हैं, न जाने कितनी कितनी बातें की जाती हैं, जैसे कहा जाता है कि योगा पूरा डिप्रेशन ठीक कर सकता है। वैज्ञानिक तौर पे ये नहीं देखा जाता कि योगा पूरी तरह से डिप्रेशन को क्योर कर सकता है, पर कई सारे शोध बताते हैं कि योगा का असर डिप्रेशन पर काफी हद तक होता है। हमें यह समझने के लिए कि क्या योगा का सच में डिप्रेशन पर कोई प्रभाव पड़ता है या अगर योगा का डिप्रेशन पर असर आता है तो वो कितना असर आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और रिसर्च जो होती है वो बड़े कंट्रोल्ड तरीके से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से योगा के असर को डिप्रेशन पर एसेस करती हैं। रिसर्च पर निर्भर करके, रिसर्च की फाइंडिंग्स को समझ के हम जान सकते हैं कि कैसे जो क्लेम्स किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि योगा ये कर देगा, योगा वो कर देगा, योगा डिप्रेशन ठीक कर देगा, एंजाइटी क्योर कर देगा, ये सारे जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, इनकी सच्चाई क्या है, इनकी वैलिडिटी क्या है। और जैसा कि मैं अपने चैनल पर करता हूं, योगा या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो किसी भी मेंटल इलनेस के लिए या किसी भी टाइप के मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स के लिए, उनको क्योर करने के लिए या दूर करने के लिए जो योगा की जाती है, इस तरह के योगा के और कोई भी दूसरे इलाज के डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ पर जो प्रभाव है, उनके बारे में मैं अक्सर वैज्ञानिक प्रमाण, वैज्ञानिक तथ्य आपसे डिस्कस करता हूं, आपसे शेयर करता हूं। और ऐसा ही मैं इस वीडियो में भी करूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च, जो रीसेंट रिसर्च है, वो क्या कहती है कि योगा कैसे और कितना असर ला सकता है डिप्रेशन के सिम्टम्स पर। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही बड़ी शानदार रिसर्च के बारे में डिस्कस करूंगा, एक ऐसी मेटा एनालिटिकल रिसर्च जिसने बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से बताया कि योगा का किस तरह से असर पड़ेगा डिप्रेशन पर और किस हद तक डिप्रेशन को योगा ठीक कर सकता है। तो ये रिसर्च जो थी, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश हुई थी, 2019 में पब्लिश हुई थी। ब्रिंजले और इनके अलावा 9 ऐसे और शोधकर्ता थे जिन्होंने ये शोध की थी और इन्होंने देखना चाहा था कि योगा अलग अलग मानसिक बीमारियों में जो डिप्रेशन के लक्षण आते हैं उनको कितना ठीक करता है। अब डिप्रेशन एक तो होता है जिसे हम कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर आपको कभी डायग्नोसिस मिला हो और आप लंबे समय से डिप्रेशन से पीड़ित हो तो एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी होती है। फिर एक होता है बायपोलर डिप्रेशन, जो कि बायपोलर डिसऑर्डर में आने वाला डिप्रेसिव एपिसोड होता है। डिस्थाइमिया होता है, प्रीनेटल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। ऐसे कई टाइप के डिप्रेशन होते हैं जिसका कि डायग्नोसिस लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत से लोग जिनको कि जैसे मान लीजिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रीनिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं, कई दूसरे तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें डिप्रेशन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। वो लोग भी अपनी बीमारी या किसी और वजहों से हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, डीमोटिवेटेड रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता है, दिन भर थकान बनी रहती है, मन में उदासी रहती है, सुसाइडल विचार रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो ऐसे कई सारे डिप्रेशन के लक्षण उन लोगों में भी दिखाई देते हैं जिनको प्रॉपर डिप्रेशन का कोई डायग्नोसिस नहीं मिला पर डिप्रेसिव सिम्टम है। तो ब्रिंजले और इनके जो कलीग्स थे जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें से कुछ रिसर्च तो सिर्फ डिप्रेशन के क्योर के लिए योगा का असर देखती हैं और कुछ रिसर्चेज हैं जिसमें अलग अलग मानसिक बीमारियों में जो डिप्रेशन के लक्षण हैं उन पर योगा के असर को देखा गया है। तो इन्होंने खासकर उन रिसर्चेज पर फोकस किया और मेटा एनालिसिस किया कि वो सारी रिसर्चेस जिसमें कि योगा का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन के लक्षण को कम करने में, सिर्फ उन रिसर्चेस पर अगर फोकस करके इन सब रिसर्चेस का निचोड़ निकाला जाए तो वो निचोड़ क्या कहता है और कितने सटीकता से बोला जा सकता है कि योगा का असर डिप्रेशन के सिम्टम्स पर होगा। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ देखना चाहा और करीब 3880 अलग अलग रिसर्चेस को पहले सर्च करके फाइंड किया। अलग अलग मेडिकल डेटाबेस पर इन्होंने रिसर्च की और देखा कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें योगा को डिप्रेशन या किसी ना किसी मानसिक बीमारी पर की गई है और उसका असर देखा गया है। फिर इसमें से इन्होंने करीब 80 आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए जिनको इन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ा और सारी रिसर्च पढ़ने के बाद 19 ऐसी बहुत सटीक रिसर्चेस इन्होंने आइडेंटिफाई की जिसमें कि क्लियरली दिखाया गया था कि योगा का डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में कितना प्रभाव है। अब यहां एक और चीज यहां देखने में आती है कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब
शारीरिक तौर पे व्यक्ति जो है वो हिलता डुलता नहीं है, एक जगह पड़ा रहता है, ज्यादा काम नहीं करता है, फिजिकल इनएक्टिविटी का सिम्टम शो करता है। भले ही हम कहें कि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स की वजह से है या वो किसी और वजह से है, पर डिप्रेशन में व्यक्ति अक्सर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, मोटिवेटेड नहीं रहता है, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता है, बिस्तर से भी उठना पसंद नहीं करता है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट दिखाता है। तो योगा एक्सपर्ट्स और काफी सारे ऐसे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं, जानते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें कि फिजिकल मूवमेंट हो वो ज्यादा असर लाती है डिप्रेशन को क्योर करने में या डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में। बड़ी सारी मेंटल हेल्थ एजेंसीज ने गाइडलाइंस भी इशू की हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ सेंटर्स को, क्लिनिक्स को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को अपने डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी के कंपोनेंट को इंक्लूड करना जरूरी होना चाहिए, ताकि लोगों में ज्यादा असर तभी आएगा जब वो फिजिकली एक्टिव होंगे। और आमतौर पर काउंसलिंग में भी जब लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए कहा जाता है, यही एक ऐसा सिम्टम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमारी पूरी साइकोमोटर एक्टिविटी को स्लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है। साइकोमोटर मतलब साइकोलॉजिकल और फिजिकल, पूरी एक्टिविटी को स्लो कर देता है। तो इन रिसर्चर्स ने यह देखना चाहा कि फिजिकल पार्ट जो योगा का होता है उसका असर क्या आता है मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स को कम करने में, क्योंकि जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो योगा का फिजिकल वाला पार्ट कौन सा होता है? आसन। तो आसन के प्रयोग से, जहां पर आसन भी किया जा रहा है और साथ साथ प्राणायाम भी किया जा रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या और भी जो योगा के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग कंट्रोल, बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें कि सबसे ज्यादा रोल अगर हम देखना चाहेंगे तो वो फिजिकल एक्टिविटी का होगा। ऐसे रिसर्चेस को आइडेंटिफाई करके इन्होंने रिसर्च में मेटा एनालिसिस किया, निचोड़ निकाला इन रिसर्चेस का और देखना चाहा कि फिजिकल पार्ट ऑफ योगा इसका क्या असर आता है डिप्रेशन के सिम्टम्स पर, क्योंकि यह ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को कितना कम किया जा सकता है योगा की मदद से। तो इन्होंने वो सारे रिसर्चेस को इंक्लूड किया इन 19 रिसर्चेस में। बहुत कम देखने में आ रही हैं, 19 तो बहुत थोड़ी सी हैं, पर इन्होंने किस चीज पर फोकस किया कि उन रिसर्चेस को इन्होंने इंक्लूड किया जिसके अंदर जो योगा की इंटरवेंशन दी गई थी, जो पूरा प्रोग्राम दिया गया था कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर लोगों को एनरोल किया गया और उनको योगा सिखाई गई, उन एक्सरसाइजेस का 50% से ज्यादा टाइम या 50% से ज्यादा कंपोनेंट जो है वो आसन और किसी ना किसी फिजिकल मूवमेंट और बॉडी पोस्चर का होना चाहिए। तो बहुत से लोग जो कि योगा से रिसर्च करते हैं डिप्रेशन पर असर देखने के लिए या किसी भी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर सिम्टम्स पर असर देखने के लिए, वो ज्यादा फोकस करते हैं प्राणायाम पर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। तो एक जगह बैठकर एक व्यक्ति को सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कराई जा सकती है, बट इसमें बॉडी मूवमेंट ज्यादा नहीं होता। पर इन्होंने कहा कि नहीं, हम वो देखेंगे जहां फिजिकल मूवमेंट हो, क्योंकि जहां फिजिकल एक्सरसाइज जो लोग ज्यादा करते हैं, जो लोग ज्यादा वॉकिंग करते हैं या ज्यादा किसी भी तरीके की जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं, उनके डिप्रेशन के रेट जल्दी कम होते हैं। तो अगर हम सिर्फ योगा को भी लेकर चलें तो क्या हम ये कहेंगे कि आसन की मदद से ही सिर्फ ज्यादा से ज्यादा असर जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम पर आ रहा है? तो यही इन्होंने देखना चाहा और ये बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है। और इससे पहले आज तक ऐसा रिसर्चर्स का भी क्लेम है, आज तक ऐसी रिसर्च का मेटा एनालिसिस कभी नहीं किया गया था जिसमें स्पेसिफिकली फिजिकल पार्ट ऑफ योगा को इंक्लूड किया गया हो एनालिसिस करने के लिए और उसका प्रभाव देखने के लिए। तो ये रहा एक बेसिक जो कि इस रिसर्च के बारे में जानना समझना जरूरी है कि कैसे ये स्पेसिफिक कंपोनेंट इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है। और जो भी हम आगे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे वो इसी पहलू को ध्यान में रख के होगा। जब मैं बात करूं योगा मतलब फिजिकल फॉर्म ऑफ योगा, तो 50% से ज्यादा अगर फिजिकल मूवमेंट है, मतलब अगर 1 घंटे का सेशन दिया जा रहा है योगा का, तो मान के चलिए 35-40 मिनट तो कम से कम उन्होंने अलग अलग आसन किए होंगे और उन आसनों में अलग अलग उन्होंने प्राणायाम एक्सरसाइजेस की होंगी। और जब डिफरेंट आसन का प्रयोग किया जाता है तो उस केस में सिर्फ सिंपल ब्रीदिंग रखी जाती है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी में जो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं वो सब जो है वो दूसरे आसन को परफॉर्म करने में नहीं किए जाते हैं। तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है बट एक डिफरेंट आसन को प्रयोग में लाया जा रहा है, ये यहां पे देखेंगे। तो इन्होंने 19 रिसर्चेस में जो चेक किया वो देखा कि किस टाइप की योगा इंटरवेंशन जो थी वो दी गई थी। इन्होंने पाया कि 7 रिसर्चेस जो थी उसमें तो हठ योग का प्रयोग किया गया था, क्योंकि हठ योग ही है जिसके अंदर हट करके, मतलब कि बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करके बॉडी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में काफी रिस्ट्रिक्शन के साथ योगा की जाती है, इसलिए हठ योग को यहां देखना इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी में विन्यासा योगा, एक में कृपालु योगा,
एक में कुंडलिनी योगा की गई थी। 2 स्टडीज जो थी वो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो योगा प्रोग्राम है उनमें रिसर्च की गई थी। और बाकी की जो 7 स्टडीज थी उनमें कुछ अनस्पेसिफाइड योगा प्रोग्राम्स थे, मतलब कोई स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ योगा को फॉलो नहीं किया गया था। तो ऐसे अलग अलग योगा के जो प्रोग्राम्स जो कि इन रिसर्चेज में यूज किए गए थे 19 रिसर्चेज में, उनमें उन ग्रुप्स में जिनमें योगा कराई गई उनको ऐसे ग्रुप्स के साथ कंपेयर किया गया जिनको योगा नहीं कराई गई थी। तो ऐसे 3 टाइप के ग्रुप थे। 19 में से 7 स्टडीज जो थी वो वेटलिस्ट कंट्रोल के साथ कंपेयर किए गए थे, मतलब योगा का ग्रुप वेटलिस्ट कंट्रोल के साथ। वेटलिस्ट कंट्रोल वो होता है जैसे कि हम वेटिंग में डाल रखा है कुछ लोगों को कि पहले एक ग्रुप की हम थेरेपी कर रहे हैं फिर हम दूसरे ग्रुप की थेरेपी करेंगे, या कुछ लोगों को कहा है कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, अभी बहुत लंबी लाइन है, कि अभी बहुत पहले के और दूसरे लोग हैं जिनको कि ट्रीटमेंट देना है, तो कुछ टाइम के बाद लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो वो वेट लिस्ट में रहते हैं। तो वो वेट लिस्ट कंट्रोल मतलब कि इन लोगों को बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, और एक ऐसा ग्रुप है जिसमें योगा दी जा रही है। तो फर्क पता चल सकता है कि योगा को जिनको दिया गया उनमें क्या असर आया डिप्रेशन के सिम्टम पर, और जिन्होंने सिर्फ वेट किया, जिन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी किया होगा, भले उन्होंने दवा ली नहीं ली, या वो अपने डेली लाइफ में क्या खान पान क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे, वो अपना उनका अलग हिसाब रहा होगा। उसमें बस इन्होंने ये देखा कि 2 ग्रुप्स थे, एक योगा का ग्रुप था एक्सरसाइज कराने से पहले, और 2-3 महीने जब तक उनको योगा कराई जाएगी उसके बाद डिप्रेशन के सिम्टम को असेस किया, और दूसरा ग्रुप था जो बस वेट कर रहा है, जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनको असेस कर लिया। तो पता चल जाएगा कि योगा का क्या असर आया। इसके अलावा 7 और ऐसी स्टडीज थी जिसके अंदर अटेंशन कंट्रोल्स के साथ कंपेयर किया गया। अटेंशन कंट्रोल ग्रुप वो होते हैं जहां पर लोगों को अटेंशन दिया जा रहा है बट उनको प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन है या कोई ना कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जब वो किसी डॉक्टर से मिलते हैं और उनको जब अटेंशन मिलने लगता है उससे भी उनके काफी हद तक सिम्टम्स जो है वो कम होने लगते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आपको कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं दिया जा रहा, बट सिर्फ आप अपने डॉक्टर के पास जाके बात कर रहे हो, उनसे किसी हेल्थ के बारे में अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हो, काफी हद तक सिम्टम में कमी तो वहीं आ जाती है। तो ये देखने के लिए कि क्या योगा का भी ऐसा असर तो नहीं पड़ रहा, कि भाई योगा भी कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्चुअल एक्सरसाइज का तो असर ना आ रहा हो पर सिर्फ कोई डॉक्टर के पास जा रहा है और कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, इसी का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा हो, एक प्लेसिबो टाइप का इफेक्ट आ रहा हो। तो ये देखने के लिए कि योगा का ही स्पेसिफिक इफेक्ट आना चाहिए और अटेंशन मिलने की वजह से चेंज नहीं आ रहा, तो इनको कंपेयर किया उन लोगों के साथ जिनको सिर्फ अटेंशन दी गई है। तो उन लोगों में क्या किया, किसी को आके हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज दी गई, उनको बताया गया कि हेल्थ कैसे कैसे अच्छी हो सकती है, डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स कैसे दूर होती हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बस एजुकेट कर दिया। दूसरे कुछ लोग थे जिनको योगा के बारे में ही एजुकेशन दी गई। इन रिसर्चेस में ऐसी थी जिसके अंदर सिर्फ उनको योगा एजुकेशन दी गई कि योगा क्या करता है, योगा करने से क्या क्या फायदे होते हैं, ऐसे ऐसे बताया गया। एक ग्रुप को सिर्फ सोशल सपोर्ट दिया गया, मतलब उनसे बस बात की गई, उनको सिंपैथी दी गई और उनकी प्रॉब्लम को बस सुना गया, सोशल सपोर्ट दे दिया, सहारा दे दिया। और एक रिसर्च थी जिसमें बिब्लियोथेरेपी को यूज किया था, मतलब जैसे किताब पढ़ना, कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के बारे में किताब पढ़ रहे हैं, या कोई भी किसी ऐसी व्यक्ति की कहानी पढ़ रहे हैं जिसने डिप्रेशन से बहुत स्ट्रगल किया और उसको कैसे ओवरकम किया, तो बस किताब पढ़ने के लिए दे दी। तो ये वो लोग हैं जिनको अटेंशन तो मिल रहा है, जिनको कुछ तो कर रहे हैं, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, जो कि साइकोथेरेपी या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को दूर करने में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसा इन्होंने कंपैरिजन किया। अब तीसरा जो टाइप था उसमें 5 स्टडीज थी जो कि ट्रीटमेंट एज यूजुअल, मतलब वो वाला ग्रुप लिया जिसके अंदर लोगों को नॉर्मल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे दवा दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, जैसा नॉर्मल ट्रीटमेंट है उनको वैसा ट्रीटमेंट जो लोग ले रहे थे उनको इंक्लूड कर लिया। तो एक ग्रुप जिसको सिर्फ योगा कराई गई और एक ग्रुप जिसको कहा जैसा ट्रीटमेंट ले रहे हो वैसा लो और हम देखेंगे कि क्या असर आता है। तो इसमें दवा लेने वाले भी थे, किसी को एक दवा मिल रही है, किसी को 2 दवाएं मिल रही हैं, किसी को कोमॉर्बिड सिम्टम्स के लिए दवाएं मिल रही हैं, एंग्जाइटी के लिए भी मिल रही है, मल्टीपल टाइप की वो दवाइयां या काउंसलिंग थेरेपी कुछ ना कुछ वो ले रहे हैं। उसके अलावा वो जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, बट एक ग्रुप सिर्फ योगा कर रहा है। अब यहां हम देखेंगे कुल मिला के ये जो 19 स्टडीज थी इसमें 1080 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे। 1080 पार्टिसिपेंट्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स के कुल मिला के 1080 पार्टिसिपेंट्स पर रिसर्च की गई थी, जिसमें से 578 लोगों को तो योगा के ग्रुप्स में डाला गया था अलग अलग 19 रिसर्चेज में, और 502 लोगों को कंट्रोल ग्रुप्स में डाला गया था, जो कि मैंने आपको बताया कई अलग अलग टाइप के थे जिनको 3 कैटेगरी में हम देख सकते हैं। अब एक चीज यहां जानेंगे कि मेटा एनालिसिस जो स्टडी होती है उसके अंदर अक्सर कई सारी रिसर्चेस का निचोड़ निकाला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस का भी एनालिसिस,
कि इतने सारे शोधों में एनालिसिस किया गया, उन सब का फिर एक एनालिसिस कर दिया गया। ये अभी इस टाइम एक बहुत बड़ा पैमाना है किसी भी इंटरवेंशन, किसी भी ट्रीटमेंट की वैलिडिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। रिसर्चर्स जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पैमाने अपने कुछ रखते आए हैं, जिसके बेसिस पे वो किसी भी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। उस पर ज्यादा भरोसा कैसे किया जा सके, ट्रीटमेंट को किस तरीके से ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से लोगों को दिया जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा मासेस को, लोगों को कन्विंस किया जा सके कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वैलिड है, काम करता है। उसके बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी हवाई बातें नहीं की जा रही, सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग में आ गया तो वो देना शुरू कर दिया और बड़ा पॉपुलर कर दिया अपने ट्रीटमेंट को, ऐसा चीज ना हो। तो ये जो सारे जो अलग अलग बायस होते हैं कि हमारी धारणा के हिसाब से हम ट्रीटमेंट पर भरोसा ना करें, हम एक्चुअल में उसका रिजल्ट देखें, इसको जज करने का एक पैमाना होता है मेटा एनालिटिकल स्टडीज। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू अलग अलग रिसर्चेस में जो फाइंडिंग्स आई हैं उन सब के अंदर से इफेक्ट साइज लिए जाते हैं और मेटा एनालिसिस में एक, हम कह सकते हैं, एक निचोड़ निकाल के एक एसेंस, एक इफेक्ट साइज निकाला जाता है। ये इफेक्ट साइज होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे कि 3 तरीके के इफेक्ट साइज होते हैं जो कि अक्सर कैलकुलेट करने में देखने में आते हैं। 0.2 या 0.3 के आसपास जब इफेक्ट साइज होगा तो माना जाएगा कि स्मॉल इफेक्ट है उस ट्रीटमेंट का, मतलब इस बीमारी को ट्रीट करने में स्मॉल इफेक्ट है, मतलब इसको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इस इलाज को बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जा सकता, स्मॉल इफेक्ट है, और बड़ी सारी रिसर्च होनी जरूरी है और रिफाइनमेंट्स होनी जरूरी है। फिर आता है कि जब 0.5 की रेंज में जब इफेक्ट साइज आता है तो ये होता है मॉडरेट इफेक्ट, मतलब ये इस हद तक है ये इफेक्ट कि इसको बहुत आराम से हम रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत असरदार इलाज है, बहुत सारे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसको कन्विंसिंग तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है 0.8 का इफेक्ट साइज, जो कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट साइज समझा जाता है। 0.8 इफेक्ट साइज का तो मतलब है करो इसको, अब तो इसके आगे और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, आंख बंद करके इसको अपना लो, अब तो इससे अच्छा शायद असरदार इलाज और कोई हो ही ना। 0.8 का इफेक्ट साइज मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस बीमारी के लक्षणों को कम करने में, जो भी इंटरवेंशन है उसकी मदद से। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा का असर किस पे आ रहा है, डिप्रेसिव सिम्टम पर, अलग अलग मानसिक बीमारियों में। तो यहां क्या देखने में आया, यहां देखने में आया कि सभी अलग अलग रिसर्चेस का जब निचोड़ निकाला तो मॉडरेट इफेक्ट देखने में आया, 0.41 का इफेक्ट साइज निकल के आया। तो रिसर्चर्स ने यह कंक्लूड किया कि योगा, जो कि फिजिकल फॉर्म योगा जो हम बात कर रहे हैं, उसका एक मॉडरेट इफेक्ट होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में। 578 लोग थे जिनको योगा दी गई। अगर बड़े सारे कंट्रोल ग्रुप्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो कंट्रोल ग्रुप्स में अलग अलग लेवल पर जो असर अपने आप भी आ रहा है, मतलब जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सपोर्ट ग्रुप और बिब्लियोथेरेपी दिया जा रहा है, या जिनको ट्रीटमेंट एज यूजुअल दिया जा रहा है, उनमें भी असर आ रहा है ट्रीटमेंट का, उनके भी डिप्रेशन के सिम्टम कम हो रहे हैं। पर उनके मुकाबले योगा का असर इस हद तक तो है कि हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल ऑफ इफेक्ट आ रहा है। अब उन्होंने देखा कि जो वेट लिस्ट कंट्रोल वाले जो थे उनके साथ कंपेयर करने पर देखा कि जो इफेक्ट साइज है वो 0.58 आ रहा है, मतलब काफी बड़ा इफेक्ट साइज है, 0.41 से काफी बड़ा 0.58 आता है। तो जिन लोगों को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा उनके मुकाबले अगर योगा अगर किसी को दिया जाएगा तो इफेक्ट साइज बड़ा है, मतलब काफी बड़ा इफेक्ट आ रहा है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस इफेक्ट साइज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि 0.41 मतलब 41% मान लेते हैं, या 0.58 मतलब 58% मान लेते हैं। मतलब कि वेट लिस्ट कंट्रोल के मुकाबले योगा का ग्रुप जो है वो 58% ज्यादा इफेक्टिव है, इतना बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और ओवरऑल सारे ग्रुप्स को अगर मिला के देखें तो योगा का जो एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट है, वो 41% ज्यादा इफेक्टिव है। दो को आपस में कंपेयर करके बात की जा रही है, तो दूसरे से कितना ज्यादा इफेक्टिव है हम ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस तरह से कंपैरिजन बिठा रहे हैं। ट्रीटमेंट एज यूजुअल वाले जो ग्रुप्स थे उनके मुकाबले जो योगा वाले ग्रुप का जो इफेक्ट साइज है वो स्मॉल टू मॉडरेट इफेक्ट आ रहा है, मतलब कि 0.39 का नंबर है, कि थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो ट्रीटमेंट एज यूजुअल है, दवा, थेरेपी, काउंसलिंग, इसके मुकाबले अगर सिर्फ योगा कराई जा रही है तो उस केस में ट्रीटमेंट एज यूजुअल ताऊ वाला जो ग्रुप है उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है योगा के ग्रुप का इफेक्ट। तो यहां हम कहेंगे स्मॉल टू मॉडरेट इफेक्ट आ रहा है। और जो अटेंशन कंट्रोल वाले ग्रुप थे उनसे थोड़ा सा ही ज्यादा, बहुत ही स्मॉल 0.21 का इफेक्ट आ रहा है, मतलब 21% ज्यादा इफेक्टिव है अटेंशन कंट्रोल ग्रुप से। ट्रीटमेंट एज यूजुअल वाले ग्रुप से 39% ज्यादा इफेक्टिव है योगा।
पर सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है वेट लिस्ट कंट्रोल वाले ग्रुप के मुकाबले, जो कि हम कहेंगे कि जिन लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा ट्रीटमेंट, अगर वो सिर्फ योगा भी करेंगे तो भी 58-60% तक तो उनमें ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। ऐसे करके मोटे तौर पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, हालांकि ये इसका सही इंटरप्रिटेशन का तरीका नहीं होता, बट फिर भी हम आम भाषा में कह सकते हैं कि ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप कितना बेटर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखने में आई कि रिसर्चर्स ने ऐसा पाया कि 3 ऐसी स्टडीज थी इन 19 स्टडीज में जिसमें देखा गया कि सिर्फ योगा की इंटरवेंशन से पूरी पूरी बीमारी जो थी वो क्योर हो गई। एक वेंडर कॉल करके रिसर्चर थे जिनके कुछ कलीग्स के साथ जो रिसर्च किया गया, उनकी रिसर्च में देखा गया कि पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स पर उन्होंने योगा की इंटरवेंशन दी। इन सब पेशेंट्स को डिप्रेशन के सिम्टम्स थे। एक ग्रुप को योगा दिया गया और एक ग्रुप को इन्होंने हेल्थ एजुकेशन वाले ग्रुप में डाला। तो जिन लोगों को योगा की इंटरवेंशन दी गई थी, 52% लोगों के सारे सिम्टम्स पीटीएसडी के ऑलमोस्ट खत्म हो गए इंटरवेंशन के पूरे पीरियड के बाद। मतलब अगर 2 महीना उनको अगर योगा कराई गई तो 2 महीने बाद पीटीएसडी के ऑलमोस्ट सिम्टम्स खत्म हो गए 52% लोगों में। जबकि हेल्थ एजुकेशन वाला जो ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था इनका, अटेंशन कंट्रोल वाला, उसमें सिर्फ 21% लोग ही थे जो पूरी तरह से रिकवर हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हेल्थ एजुकेशन दी गई। तो 52% और 21%, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है कि योगा का कितना बड़ा इफेक्ट था पीटीएसडी के सारे सिम्टम्स को खत्म करने में, या ये कहें कि मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स को खत्म करने में। इसी के साथ एक और रिसर्च हुई थी, प्रतिकांति और उनके कुछ रिसर्चर्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने की थी। फ्रेंड्स नहीं मतलब कलीग्स थे जो उनके को रिसर्चर्स थे, उन्होंने की थी। उसमें देखा गया कि 60% पेशेंट्स में पूरी तरह से मेंटल हेल्थ के सिम्टम चले गए जब उनको सिर्फ योगा दी गई। और इसके अलावा जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था उसमें सिर्फ 10% पेशेंट ही ऐसे थे जिनका पूरी तरह से क्योर हो गया। भले ही उनको ट्रीटमेंट दिया नहीं दिया, जो भी दूसरा ट्रीटमेंट दिया वो अलग चीज, पर 10% पेशेंट ठीक हो पाए। पर योगा के ग्रुप से 60% पेशेंट पूरे ठीक हो गए। और ऐसी ही एक तीसरी रिसर्च थी जिसके अंदर देखा कि 2 महीने 3 महीने जब उन्होंने योगा दी तब तो बहुत फर्क नहीं आया, पर जब 3 महीने बाद फॉलोअप किया गया, मतलब 2 महीना मान लीजिए योगा कराई और 2 महीने में कोई खासा फर्क नहीं देखा सिम्टम्स में, मतलब कंट्रोल ग्रुप और योगा ग्रुप एक बराबर थे। 3 महीने बाद इनको फॉलोअप किया, मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने के 5 महीने बाद, 3 महीने बाद देखा कि जो योगा ग्रुप था उसने ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई थी। 39% लोग जो थे योगा ग्रुप वाले वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुके थे, जबकि दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें 24% लोग ही पूरी तरह से ठीक हो पाए थे। तो मतलब 2 महीने में कोई असर नहीं आया, योगा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आया। 3 महीने बाद मतलब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, भले उन्होंने योगा भी छोड़ दी हो, कुछ कह नहीं सकते कि योगा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर जब 3 महीने बाद फॉलोअप किया तो देखा कि योगा ग्रुप वाले तो 5 महीने बाद भी अपना असर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इफेक्टिव है ये योगा के ट्रीटमेंट्स। फाइनल यहां पर मैं एक लास्ट बात करूंगा कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक और चीज देखनी चाहिए कि क्या ऐसा खास था इन योगा इंटरवेंशंस में जिसकी वजह से ज्यादा बड़ा इफेक्ट देखने में आया। कि मॉडरेट इफेक्ट 0.41 या अगर हम वेट लिस्ट कंट्रोल से देखें तो 0.58 का जो इफेक्ट देखने में आया वो किस वजह से आया। कोई तो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा हो, ज्यादा वो प्रिडिक्ट करते हो कि अगर ऐसा किया जाएगा, ज्यादातर लोग अगर ये करेंगे, इस तरह से योगा करेंगे, ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो उन्होंने काफी सारे वेरिएबल्स को चेक किया। जैसे उन्होंने चेक किया कि सेशन की ड्यूरेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कि 20 मिनट जो योगा कर रहा है उसमें ज्यादा असर देखने में आएगा या 1 घंटा जो कर रहा है उसमें ज्यादा असर देखने में आएगा। जो किसी ट्रेंड योगा प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर की मदद से कर रहा है उसमें ज्यादा इफेक्ट देखने में आएगा, या जो बस घर में अपने मन से टीवी देख के यूट्यूब देख के कर रहा है उसका ज्यादा इफेक्ट देखने में आएगा। जो व्यक्ति लंबे टाइम तक योगा कर रहा है, कि भाई कुछ रिसर्चेस जो थी वो तो 2-2 3-3 महीने तक लोगों को योगा कराया उसमें, और कुछ रिसर्चेस में तो सिर्फ 1 ही महीना योगा कराया गया। तो 3 महीने जिनको कराया गया क्या उन पे ज्यादा इफेक्ट देखने में आया, उनका इफेक्ट साइज कितना हुआ होगा, कि भाई कितना बड़ा इफेक्ट साइज होगा, ये देखने में इंटरेस्टेड थे रिसर्चर्स। इसी के साथ इन्होंने ये देखा कि क्या टाइप ऑफ इंटरवेंशन मैटर करेगा, कि भाई हठ योग से ज्यादा इफेक्ट आया, कृपालु योगा से आया, कुंडलनी से आया, किससे ज्यादा इफेक्ट आया। फिर यह भी देखना चाहा कि कौन से कंपोनेंट का ज्यादा असर आया, कि जिसमें फिजिकल योगा और प्राणायाम ज्यादा होगा उसका असर आएगा, या जिसमें सिर्फ ध्यान लगाने के लिए बोला जाएगा उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इन्होंने एक चीज देखी कि नंबर ऑफ सेशंस पर वीक, इसका इफेक्ट ज्यादा आता है बाकी किसी भी दूसरे फैक्टर के मुकाबले। मतलब जो लोग हफ्ते में 1 या 2 बार योगा कर रहे थे उन्होंने सबसे कम असर दिखाया डिप्रेसिव सिम्टम्स पर, जबकि वो लोग जो 5 या 6 बार एटलीस्ट एक हफ्ते में योगा करते थे उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने में आया। सेशन की ड्यूरेशन का कोई असर नहीं आया, भाई 1 घंटा करो या 15 मिनट करो एक बराबर था। मिनिमम यहां पर नॉर्मली 15 या 20 मिनट का टाइम तो लिया जाता है, 5-10 मिनट नहीं लिया जाता, 15 या 20 मिनट, और मैक्सिमम 1 घंटे की बात यहां की जा रही है।
तो 1 घंटा कोई योगा करे, हफ्ते में 1 बार कर ले, भाई मैं तो संडे के संडे योगा करनी है मुझे, कोई खासा असर नहीं आएगा डिप्रेशन के सिम्टम पर। ट्रेंड प्रोफेशनल की मदद से कर रहे हैं, उसका भी कोई असर देखने में नहीं आया। भाई प्राणायाम ज्यादा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसका भी असर देखने में नहीं आया। तो यानी कि जो कॉम्बिनेशन है उसका असर देखने में नहीं आया। मतलब हम कहें कि फिजिकल एस्पेक्ट को किसके साथ कॉम्बाइन करें, ध्यान ज्यादा लगाएं, प्राणायाम ज्यादा करें, किसी का कोई खासा असर देखने में नहीं आया। फाइनली जो सबसे ज्यादा असर आया वो ये कि जितना ज्यादा एक हफ्ते में योगा की जाएगी उतना अच्छा, बड़ा और लंबा असर देखने में आएगा। डिप्रेशन के सिम्टम्स पर योगा का असर आएगा देखने में। तो ये जो रिसर्च थी इसने क्या पॉइंट आउट किया कि फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी है, उस योगा का ज्यादा असर देखने में आएगा। साथ ही साथ एक हफ्ते में ज्यादा सेशंस किए जाएं, उसका असर देखने में आएगा। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, डिप्रेशन से हमें बाहर आना है। हम 10 दिन 15 दिन में कोई एक छोटा मोटा फिजिकल मूवमेंट दिखा दें, उसका कोई खासा फर्क नहीं आएगा। रेगुलरिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट का बड़ा असर नहीं देखा जा सकता। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि एक डिप्रेशन से पीड़ित पर्सन मूव करे, हिले डुले, कुछ करे। तो हफ्ते में ज्यादा दिन मूव करेगा, मतलब योगा करने के लिए मूव करना है, आसन वगैरह सब करने हैं। साथ ही साथ योगा का जो एक्चुअल असर है वो भी तभी देखने में आएगा। तो ये नहीं कि हफ्ते में 10 दिन में 1 या 2 बार किसी योगा प्रैक्टिशनर के साथ योगा कर ली, कहीं चले गए योगा करने, या घर के किसी व्यक्ति के साथ कर लिया, या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम फॉलो किया और 2 घंटा बैठ के योगा कर ली, कोई खासा फर्क नहीं आएगा। डेली 20-20, 25-25 मिनट भी कर रहे हैं, या चलो आधा घंटा लगा लो, एवरेज लगा लो, आधा घंटा भी अगर डेली योगा कर रहे हैं और हफ्ते में करीब 5 या 6 दिन योगा कर रहे हैं, तो ही उसका असर डिप्रेशन के सिम्टम्स के क्योर करने में आएगा। और यहां मैं एक और चीज बताऊं, फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, कि इस पूरी स्टडी में जो मैंने आपसे डिस्कस किया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। पहला कि डिप्रेशन के सिम्टम्स को या कोई भी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर है उसको पूरी तरह से क्योर करने का दम रखता है योगा। हालांकि फिर मैं यहां कहूंगा कि उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस और हैं ध्यान देने की, जो मैं अपनी और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जो पीटीएसडी और जो 1-2 रिसर्चेस की बात बताई कि 52% रिकवर कर गए, 60% रिकवर कर गए, इन रिसर्चेस में कुछ ऐसा है जिस वजह से वो रिकवरी ज्यादा देखी गई, उस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो इसलिए बहुत फॉल्स क्लेम्स लेकर नहीं चल रहे कि भाई 60% असर आ गया, भाई हमें तो योगा ही करनी है। नहीं, फिलहाल मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेन मैं यहां बात करूंगा कि हाँ, कुछ लोगों में योगा का असर पूरी तरह से देखने में आ सकता है। तो हम भरोसा करें योगा पर, योगा करें, बिल्कुल सही है। फिजिकल पार्ट ज्यादा यूज करें, स्पेशली डिप्रेशन के पेशेंट्स की बात हो रही है। भाई एंजाइटी होगी, कोई और प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए शायद फिजिकल कंपोनेंट ना भी रहे, चलेगा। उस पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि रिसर्च में क्या है मैं वही बात करूंगा, बाद में कभी डिस्कस करूंगा अगर ऐसी कोई रिसर्च मिलेगी तो। यहां पर मैं बात सिर्फ डिप्रेसिव सिम्टम्स की बात कर रहा हूं। तो फिजिकल एस्पेक्ट ज्यादा होना चाहिए, मतलब आसन का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। बड़े सारे आसन हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, अपने किसी योगा गुरु या किसी योगा प्रैक्टिशनर की मदद से जान सकते हैं। तो आप आसन पर फोकस करें, क्योंकि हर आसन के साथ थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इंक्लूड होती है कि सांस लो और एक आसन में चेंज लाओ, सांस छोड़ो और एक आसन में दूसरा चेंज आए। जैसे सूर्य नमस्कार बहुत हेल्पफुल हो सकता है, भले ही उसके अंदर ब्रीदिंग और मेडिटेशन वाला कंपोनेंट नहीं होता इतना, पर सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बड़े सारे फिजिकल मूवमेंट्स हैं। हालांकि मैं ऐसी रिसर्च ढूंढूंगा, देखूंगा कि सूर्य नमस्कार का स्पेसिफिक इफेक्ट क्या है डिप्रेशन के सिम्टम्स पर, वो आगे कभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा अगर कोई ऐसी रिसर्चेज होंगी तो। और नेक्स्ट चीज जो हमने देखी वो ये कि ट्रीटमेंट ना मिलने से योगा का ट्रीटमेंट मिलना अच्छा है। तो एटलीस्ट जो लोग बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, कम से कम योगा ही करें, फिजिकल मूवमेंट वाला योगा करें, आसन वाली योगा करें, और साथ साथ हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा दिन योगा की जाए। 1-1, 2-2 दिन, 5-5, 10-10 मिनट करने से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे इनमें से ऐसी रिसर्चेस थी जिन्होंने 2-2 महीने तक सिर्फ हफ्ते में 2 बार उनको योगा कराई, क्योंकि वो एक जगह बुलाते थे, वहां योगा प्रैक्टिशनर होते थे और वो उनको कराते थे। 19 में से 17 रिसर्चेस में योगा प्रैक्टिशनर्स थे और 2 रिसर्चेस थी इनमें जिनमें उनको होम प्रैक्टिसेस दे दी, मतलब उनको बता दिया ये आपको करना है, घर पे करना। तो हो सकता है जिन रिसर्चेस में कोई असर ना आया हो वो लोग हो जिन्होंने होम पे अपने आप अपनी मर्जी से कर लिया हो, जिन्होंने कोई रूटीन, कोई शेड्यूल फॉलो ना किया हो। इस रिसर्च में पीटीएसडी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और जो डिप्रेशन के डिसऑर्डर हैं सबको इंक्लूड किया गया था। पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हर तरह के डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए थे। सबसे ज्यादा असर जो देखने का आया योगा का डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में, वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखने में आया। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में जिनको डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं
उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने में आया योगा का। तो ये भी एक अच्छी फाइंडिंग है। और भी कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आगे एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज से कुछ टाइम के बाद मैं इसी रिसर्च का एक लंबा वर्जन शेयर करूंगा। वो लंबा वर्जन करीब 50 से 60 मिनट का होगा, जिसमें और मैंने कुछ बारीकियां डिस्कस की हुई हैं और बड़े सारे मैंने एस्पेक्ट जो हैं इस रिसर्च के डिस्कस किए हैं, जिससे और बेटर तरीके से पता चले कि कैसे और अच्छे तरीके से ये क्लेम कि योगा असर लाता है डिप्रेशन में, इसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं और किस किस तरह से इस रिसर्च में बताया गया। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, कुछ समय के बाद अपलोड करूंगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो मैंने अपलोड कर भी दी हो, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। जो भी जानकारी दी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अगर इस जानकारी को महत्व देते हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें जिनके लिए ये जानकारी और यूजफुल हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं वैज्ञानिक प्रमाण में ज्यादा भरोसा करता हूं, बड़े बड़े क्लेम्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में बहुत सारे क्लेम्स हो रहे हैं, ये ला देगा असर, वो ला देगा असर। भाई सीधे सी बात है, साइंस के बेसिस पे देखना है। रिसर्चेज किसी ना किसी तरह से फाइंड करती हैं कुछ ना कुछ, तो हमें समझना जरूरी है कि क्या चीज कितना असर लाएगी। तो जैसे इसमें हमने देखा कि सिस्टम ऑफ योगा का कोई बड़ा फर्क नहीं है कि हमने इन गुरु की योगा कर ली, हमने उस गुरु की योगा कर ली, उसका ज्यादा असर है। हर कोई जो जिसका जितना फायदा होता है वो कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, पर हमें देखना है कि मोटे तौर पे जब ज्यादातर लोगों को योगा कराई जा रही है तो क्या असर आ रहा है। तो ये हमने देखा। तो ऐसी ही जानकारी और जानने के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जानकारी, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।